नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं सीधी सादी सरल आसान भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी है, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज यू कैन यूज। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपका खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें जो आपको समझनी चाहिए। और मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार हैं। और पवन, आज की सबसे बड़ी खबर मेरी निगाह में, ये एक सर्वे किया है एनसीईआरटी ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में। एनसीईआरटी की सिलेबस चलता है ज्यादातर स्कूलों में जी। वो क्या कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, 27% सेंट्रल स्कूल किड्स हैव नो फोन लैपटॉप टू एक्सेस क्लासेस। 18,188 छात्रों की राय ली गई। 27% बच्चों के पास ना फोन है ना लैपटॉप है, और स्कूल चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये भी एक हकीकत है। देखिए, जो आंकड़े जिसका हवाला आप दे रहे हैं, तो जब सेंट्रल स्कूल इसको बंद हुए 6 महीने हो गए, और 6 महीने में से अब जाके पता चला कि 27% बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, वो क्लास कैसे एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है क्लास नहीं कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो इसका एक आसान तरीका निकाला जा सकता था। देखिए, इसमें ना करने के लिए संदीप, सबसे बड़ी बात है कि करने के लिए आपको नियत चाहिए होती है। पहले नियत आता है, फिर बाद में कोई और चीजें आती है, प्लानिंग आता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन आता है। पहले नियत फिर नीति। पहले नियत है। हाँ। आप देखिए अभी क्या है, आप कितना माकूल सिचुएशन है इसके लिए। देखिए, अगर ऐसा है तो सरकार, इस पे कोई ज्यादा खर्चा नहीं आना है। आप सेंट्रल स्कूल के बच्चों में अगर कंप्यूटर दे देंगे, आप उनसे बोले कि साहब हम आपको सब्सिडी देना चाहते हैं, 75% हम पे कर देते हैं, 25% आप करिए, या मतलब वो एक ऐसा एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। उसमें देखना ही पड़ेगा कि क्या जो अभी बच्चे हैं उसको एक सर्वे करा के, और जिसको वाकई जरूरत है उसको कैसे उसके साथ सहयोग कर सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है संदीप कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो कंप्यूटर बेचने वाली कंपनियां हैं उसका भी भला होगा, जो कंप्यूटर बना रहे हैं उसका भी भला होगा, और इसके माध्यम से आप जो बीच के लोग हैं, वहां भी आप, जहां पे रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं, वहां पे आप एक एक्टिविटीज पैदा करेंगे। इतने लोगों में अगर कंप्यूटर दे देंगे, और खासकर उसको भी जिसको कंप्यूटर का, जिसके पास एक्सेस नहीं है, तो आप समझिए आप इस तरह से रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। रोजगार क्रिएट करने के अलावा जिसको जरूरत है उस तक एक्सेस कर रहे हैं, उसका भविष्य बनेगा, वो क्लास करेगा। मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, चुनाव नहीं है ना, नियत चाहिए होती है। पवन, चुनाव नहीं आ रहे ना। चुनाव आते हैं तो फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन्स देने की घोषणाएं होती हैं अलग अलग राज्यों में, हमने देखा है ना। पर अभी चुनाव सर पर नहीं है। और ये 27% आंकड़ा, ये गरीब तबका है ना, जिनके पास ना स्मार्टफोन्स हैं ना लैपटॉप हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, 6 महीने से वो पढ़ नहीं रहे, पर किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। मतलब इस देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, उसके पास क्या काम है? अब उनको जब ये नहीं पता कि हमारे कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो मतलब ऐसे मंत्रालय से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप ये देखिए कि जब इन बच्चों को आप एक्सेस देंगे, हमने जैसा आपसे ही कहा, आप सरकार अगर सहयोग करे तो सब्सिडी पे, मैं कहता हूं आपको दावे के साथ कि सब्सिडी पे जो कंपनियां यहां कंप्यूटर बना रही हैं, वही सस्ते दाम पे कंप्यूटर दे देंगे अगर सरकार इसमें इंटरवीन करे और सरकार उनके साथ सहयोग करेगी। तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही छोटा, मतलब एक छोटा मिशन है ये। ये इसको हम में और आप में से कोई भी ये कर सकता है। इतनी छोटी सी बात है ये। अब ये शिक्षा की बात कर रहा हूं, शिक्षा से ही जुड़ी एक और खबर, लगातार मैं कार्यक्रम भी कर रहा हूं उस पर, वो है रोजगार। अब सरकार रोजगार के आंकड़े जारी नहीं करती। बेरोजगारी का 6.1, 45 साल का उच्चतम स्तर। उसके बाद एक और आंकड़ा आया, 5.8 हो गई है बेरोजगारी दर, घट गई है। लेकिन कोरोना काल में कितने लोगों ने नौकरियां खोई हैं, इसके बारे में सरकार नहीं बोलती है। मैं दिहाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। 1,89,00,000 लोगों ने रोजगार खोए हैं, पक्की नौकरी खोई है पिछले 4 महीने में। अब सरकार क्या कह रही है, ये कल कैबिनेट की मीटिंग हुई और एक बड़ा प्रस्ताव नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर सरकार ने पास किया है। कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, PSBs गेट्स अप्रूवल।
यानी कि अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा सरकार में, सरकारी नौकरियों में आपको आवेदन करना है तो बड़े दिनों बाद सरकार को यह बात याद आई। गलत तो नहीं कह रहा मैं ये कहता हूं? नहीं, एकदम बस सही कह रहे हैं। देखिए अभी भी किया है इन्होंने, पूरी बात समझ में नहीं आती कि कैसे ये कैसे अनफोल्ड होगा, ये कौन कौन सी नौकरियों के लिए होगा और इसका फायदा किसको होगा। आप ये देखेंगे सबसे पहले तो ये कि इसका मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं आप। और सरकार में सबसे बड़ी बात है संदीप की, सरकार में नौकरियां ही कितनी हैं। जिस बात से आप इसको जोड़ रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां जाने की बात आप कर रहे हैं, तो सरकार में नौकरियां हैं ही कितनी। ये दोनों को अगर कोरिलेट करना 1.25 लाख से चाहते हैं, 1.5 लाख नौकरियां जिसके लिए 2.5 करोड़ लोग आवेदन करते हैं, ये केंद्र की मैं बात करूं, पर केंद्र और राज्यों में आज की तारीख में 28 लाख जो स्थान है वो रिक्त पड़े हुए हैं। बाकायदा डेटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा में टेबल किया है। होगा आई एम श्योर होगा। आप कहीं दूर क्यों जाते हैं? आप ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए ना, आप बड़ी नौकरी की बात कर लीजिए जो सोसाइटी में जो बहुत इज्जतदार नौकरी मानी जाती है, प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की, रीडर्स की। दिल्ली में 4000 पोस्ट खाली हैं। कोई इस पर जवाब मांगेगा, कोई इस पर जवाब देगा? न कोई जवाब मांगने वाला है, न कोई जवाब देने वाला है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपने एक डेटा बोला 2 करोड़ नौकरियों का आपने हवाला दिया। आपने दिया कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट घट के नीचे आ गया है। देखिए आप ये सब आंकड़ेबाजी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, आप जानना चाहते हैं तो जानिए। मैं बहुत पहले से इस बात में फर्म बिलीव करता हूं संदीप कि जो ये आंकड़े, देखिए हमारे पास रोजगार और बेरोजगारी दोनों नापने का कोई तरीका भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम 3-4 साल से इस देश में, मैं पहले भी आपके शो पे कह चुका हूं कि नीति आयोग, लेबर मिनिस्ट्री, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलके एक तरीका तैयार कर रहे हैं कि कैसे रोजगार को नापा जाए। उसको अब पूरी दुनिया में एक थ्योरी चलती है कि आप कहते हैं कि साहब एक हफ्ते में 100 लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, 50 को मिल गया, 50 को नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 50% हो गया। टर्की में कुछ और फॉलो होता है, साउथ अफ्रीका में कुछ और फॉलो होता है, अमेरिका में कुछ और फॉलो होता है। तो हम सवाल उठता है ये कि हम कौन सा मानते हैं, क्योंकि हम कोई सा नहीं मानते। हम कोई सा इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, और खासकर पिछले 4 साल में आंकड़े जो है बड़े ठोकर खा के चल रहे हैं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा आपको। और हमें एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत, आप कहते हैं बहुत स्लो पेस से चल रहा है फिलहाल, और कोई माकूल तरीका नहीं आया जिसके जरिए आप ये नाप सकें कि देश में कितनी बेरोजगारी है। पर एज अ सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट, एक मिनट पवन, पहले तो मेरा उसी में यकीन नहीं है। एक मिनट, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट जो सालों से देश की अर्थव्यवस्था को कवर कर रहा है, हम ताल ठोक देते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो अनाज दे दिया, 1 किलो दाल दे दी। हम जैम की बात करते हैं, जन धन, आधार, मोबाइल। सरकार के पास डेटा तो है, डेटा की तो कमी नहीं है। हम सिलेंडर दे सकते हैं, शौचालय बना सकते हैं, तो हम ये आंकड़ा क्यों नहीं देश के सामने पेश कर सकते कि इतने लोगों को रोजगार दिया गया है या इतने लोग बेरोजगार हुए हैं। हम रोजगार को ट्रैक नहीं कर सकते, ये बात आपको अचंभित नहीं करती? देखिए इसमें कुछ तो दोनों बातें हैं संदीप, ये बात सही है। देखिए इसके पहले हम थोड़ा सा इसके पिछले वाली सरकार में जाइए, उस समय भी जो आंकड़ा अनएम्प्लॉयमेंट पे देते थे वो भी कोई बहुत पुख्ता आंकड़ा नहीं होता था। जब पूरी दुनिया के डेटा से आप जब उसका मिलान करेंगे तो वो भी आंकड़ों में ऐसे कच्ची थी पिछली सरकारें, ये भी सरकार ऐसी कच्ची है। तो जब आप दूसरा पार्ट जो आपने कहा कि क्या अगर चाहेंगे तो नहीं हो सकता, अवश्य हो सकता है। पिछली सरकारों ने भी शायद नहीं किया क्योंकि उन्होंने नहीं चाहा, ये भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये नहीं चाह रहे हैं। वो पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कुछ और वजह से, ये नहीं चाह रहे हैं कुछ और वजह से। तो ये बात आपकी सही है कि ये चाहेंगे तो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से रोजगार के आंकड़े तलाशने के लिए, एक पैमाना तैयार करने के लिए मेरे ख्याल से 6 साल काफी हैं। 6 साल से ये भी सरकार है सत्ता में, और 6 साल क्यों, 3 साल से ये लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मैं कह रहा हूं फिर ऐसी क्या कोशिश है जो आपको किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा रही है? तो अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल, रोजगार के आंकड़े नहीं दिए जाएंगे, स्वरोजगार की बातें होने लगेंगी कि 15 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए तो स्वरोजगार, लोग स्वावलंबी बन रहे हैं। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना होगा। एक और अहम खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। हम संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं।
अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं घूम रहा है और पैसे की भी कमी है। सरकार के पास कोई जादुई छड़ी कतई नहीं है। ये बात मानते हुए इस खबर को मैं आपको बता रहा हूं, नो डाइवेस्टमेंट येट अगेंस्ट टारगेट ऑफ 2.1 लाख करोड़ फॉर 2020-21। यानी कि आसान भाषा में दर्शकों, सरकार विनिवेश करने वाली थी। उसने टारगेट रखा था 2,10,000 करोड़ का इस साल के लिए, और यहां पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने बीतने को हैं और अभी तक 1 रुपए का भी विनिवेश नहीं हो पाया है। लॉकडाउन भी है, कीमत भी माकूल नहीं मिल रही है, लेकिन टारगेट बड़ा था और 1 भी रुपए का विनिवेश नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने पवन? इसके बहुत मायने हैं संदीप। देखिए, जब आप प्लान करते हैं कि साहब कुछ पैसे आपको टैक्स से आ जाएंगे, कुछ पैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ जाएंगे, कुछ सरकार पैसे बाजार से उधारी ले लेगी और कुछ पैसे आपको डाइवेस्टमेंट से आएंगे। जैसा कि आपने कहा कि 2,10,000 करोड़ रुपए का डाइवेस्टमेंट का हमारा प्लान था। देखिए, आपको इसमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अभी लाइन में। जैसे आपको पता होगा बीपीसीएल है, जैसे आपको पता होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन है, जैसे कॉनकोर है, जैसे और जैसे इन्होंने एलआईसी का आईपीओ को भी ब्लॉक पे डाला हुआ है। आईआरसीटीसी के बारे में भी अब खबर आ रही है कि डाइवेस्ट करने वाले हैं अपनी स्टेक। आईआरसीटीसी, देखिए पहले से आईआरसीटीसी ऑलरेडी आईपीओ है, उसका वो लिस्टेड कंपनी है, पर उसको बोलते हैं कि उसमें से कुछ और रिड्यूस स्टेक करेंगे, पर वो बहुत छोटा होगा संदीप, वो ऊंट के मुंह में जीरा होगा। देखिए, जो 3 बड़े सौदे जिससे उम्मीद कर रहे हैं ये, वो बीपीसीएल है, कॉनकोर है, और करीब आप लगा लीजिए 2,000 करोड़ के आसपास इनको हासिल होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन से। तो ये 3 बड़ी कंपनियां, आप आईआरसीटीसी जैसी कंपनी से आप करना चाहेंगे तो ऐसी आपको 100 कंपनियां डाइवेस्ट करनी पड़ेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। आपको जानना ये पड़ेगा कि अभी कौन कौन है और लाइन में, कैसे और पैसे आ सकते हैं। तो मुझे जो पूरा दिख रहा है कि आप इतनी बड़ी कंपनी है और इसके लिए इतनी बीपीसीएल और इसके लिए इतने सारे पारा फर्नेलिया की जरूरत पड़ेगी कि मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा जब इस फाइनेंशियल ईयर में शायद ये अगर नहीं हो पाए, तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस पेस में चल रहा है उसमें इन सभी कंपनियों में कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। रोड शो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे रोड शो कर लिया है तो आपको फिजिकली बिडिंग के लिए पार्टी को आना पड़ता है। मतलब ये सब बड़ी टेक्निकल बातें हैं जिसका ज्यादा बोल के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, पर सच ये है कि इन सब के लिए बहुत बीपीसीएल के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। बीपीसीएल हो जाएगा अगर, तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर इस फाइनेंशियल में हो जाए। तो सवाल उठता है कि बीपीसीएल अगर हो भी जाएगा तो मान लीजिए फिर भी लगभग आधा जो टारगेट है वो मेरे ख्याल से अचीव नहीं हो पाएगा। एलआईसी करना चाह रहे हैं, एलआईसी में इन्होंने भी मार्केट ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स अपॉइंट किया है, उसके अपॉइंटमेंट में कुछ मेरे ख्याल से परेशानियां आ रही हैं। तो इस तरह से है, बहुत बिल्कुल रास्ता साफ नहीं है डाइवेस्टमेंट का, मैं ये कहूंगा इसके लिए। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और इंटरेस्टिंग किस लिए कह रहा हूं कि अभी कोरोना काल से पहले देश में ताल ठोकी गई थी। पिछले साल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तो उस वक्त देश को, बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, ट्रिलियन का मतलब क्या है। ये 5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है लगभग 350 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे। अब उसकी बात नहीं हो रही है, नहीं हो भी सकती है क्योंकि हम संकट काल में हैं। लेकिन यहां पर बड़ी खबर क्या है, मैं ये ट्रिलियंस की बात क्यों कर रहा हूं पवन? एप्पल बाइट्स इनटू हिस्ट्री, इज फर्स्ट यूएस फर्म टू रीच 2 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। एप्पल, जिसके बड़े फोन्स आप इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो 2 ट्रिलियन की उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। एक कंपनी 2 ट्रिलियन की हो गई है, और 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन होने में महज 21 हफ्ते लगाए। पवन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है जी, एक बार दोबारा से बोल देंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एप्पल 2 ट्रिलियन डॉलर की उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। तो आप क्या ये जानना चाह रहे हैं कि हम कब हम ऐसी नहीं, मैं एक अपने आप में एक फिगर दे रहा हूं पवन
कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, यहां एक कंपनी है जो 2 ट्रिलियन की हो गई, 1 ट्रिलियन की थी, 21 हफ्ते के भीतर ये 2 ट्रिलियन की हो गई। ऐसे और भी आपको मिल जाएंगे जिनके देखिए जिनका आप सेल्स देखेंगे, जिनका मार्केट कैप देखेंगे, देखिए उनके जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है उनके उसके बारे में सेंटीमेंट इस समय स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो आप अमेजोन की बात भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियां मिल जाएंगी एप्पल के अलावा भी। इस साइज ये नहीं है, पर और बाकी जो कंपनियां हैं उसके लिए उसका भी मार्केट कैप देखेंगे तो बड़ा है। दुनिया में 10 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी, जिनका सकल घरेलू उत्पाद 2 ट्रिलियन से ऊपर है। मतलब यहां पर एक कंपनी देखिए कितना बड़ा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मैं इस बात को इंगित करवाना चाह रहा था, आपसे विश्लेषण चाह रहा था जी। नहीं देखिए, आप क्या है ये मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन थोड़ा आपको एक मतलब एक छलावे वाला एनालिसिस दे सकता है, बट ठीक है, मार्केट कैप उसका बढ़ गया। लेकिन बाकी जो देखिए, आप किसी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ना और किसी देश की जीडीपी में, दोनों में जो आप पेस देखेंगे, स्पीड देखेंगे, तो दोनों की तुलना आप नहीं कर सकते। इतना जरूर है कि एक पैमाना आप मान सकते हैं खासकर, क्योंकि जब दो चीजों की आप तुलना करेंगे तो दो आपको डिफरेंट दो डिफरेंट दूरी आपको देखनी पड़ेगी। उसके हिसाब से आप, ये सच बात है कि आप देखिए, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो 5 ट्रिलियन से इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी बड़ी है? हमारे पास आपको जापान मिल जाएगा, आपको चाइना मिल जाएगा, आपको यूएस मिल जाएगा। बाकी ऐसा भी है कि हमसे भी छोटी साइज की इकोनॉमी ढेर सारी है पूरी दुनिया में। तो ये एक पैमाना जरूर हो सकता है एप्पल की माने तो, लेकिन कंपनी के मार्केट कैप से मेरा अपना ये पर्सनल अनुभव है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आप उसके पेस की तुलना किसी भी कंट्री के जीडीपी बढ़ने से, खासकर तब जब कोविड में सबकी अर्थव्यवस्था खराब है, सबकी हालत पस्त है, तो उस समय उससे करेंगे केवल ये समझने के लिए कि वो $2 ट्रिलियन पे पहुंच गया, तो बाकी कंपनी के, ये केवल आपको समझने में हेल्प कर सकता है। मेरे ख्याल से इसकी कोई इंपीरिकल वैल्यू होगी क्या, मेरे को उसमें थोड़ा डाउट है। बिल्कुल। अब आखिरी खबर, और ये हमारे शहरों से जुड़ी खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापी है, ड्रेन्ड ऑफ ऑल होप, एनसीआर सिटीज लेफ्ट टू सिंक और स्विम। दर्शकों, कल जो बारिश हुई, आज भी बरसात हो रही है, तो मतलब हर जगह गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दी। और इसमें मैं ये खबर ले क्यों रहा हूं पवन, वो इसलिए कि अगर आप गुरुग्राम और नोएडा, जहां पर मैं बैठा हूं, इसकी तुलना करें, नोएडा में जगह इक्का दुक्का जगह पानी भरा, पर इस तरह से गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर नहीं आई जो गुरुग्राम, जो बेसिकली आज की तारीख में पूरा कॉरपोरेट हब है, वो यानी कि जेनेक्स वाली सिटी मानी जाती है, वहां पर पानी लबालब भरा। और इसके पीछे एक वजह बताई गई है। 1976 में नोएडा को डेवलप करने का प्लान बनाया गया और एक अथॉरिटी सेटअप की गई, जबकि गुरुग्राम में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2017 तक नहीं आई और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना वो 2007 में। तो मतलब हम कंक्रीट जंगल, ये शहर बन गए, बड़े शहर बन गए, दरअसल हम कंक्रीट जंगल खड़े कर देते हैं और प्रावधान नहीं बनाते हैं, ना उस तरह का आधारभूत ढांचा तैयार करते हैं। ये एक दिक्कत है जो ये बरसात जिसकी पोल खोलती है। हाँ, क्योंकि हमारी प्लानिंग जो है वो, तो हमारी प्लानिंग ही थोड़ी रिवर्स प्लानिंग है। आपको एक बात समझाता हूं मैं, आप देखेंगे संदीप की, पुराने जमाने के आप देखिए, कितनी भी बारिश हो जाए आपको फिर भी नई दिल्ली में बारिश के पानी जमा हुआ आपको ज्यादा देर तक नहीं मिलेगा। तो आप देखिए, तब की प्लानिंग देखिए और अब की प्लानिंग देखिए, गुड़गांव में पानी जमा हुआ है। आप जो बाकी और देखेंगे पुराने जमाने के जो प्लान किए हुए एरियाज हैं, जो सिटी हैं, आप चंडीगढ़ का भी कुछ हद तक एग्जांपल ले सकते हैं, तो उन जगहों पे पानी नहीं जमा होता। देखिए, हम ये समझते हैं, हम इस बात को समझते ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग के लेवल पे इस बात को नहीं समझा जाता कि साहब अगर अच्छा प्लान नहीं करेंगे, कल को बारिश का पानी जमा होगा, वो वहां खड़ा रहेगा पानी, वो उसमें ये देखिए, ये सब चीजें जो उसकी इकोनॉमी में एक अपनी कॉस्ट है। किसी का गाड़ी खराब हो जाएगा, किसी ट्रक नहीं चल पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, वेजिटेबल्स के दाम बढ़ जाएंगे। ये प्लानिंग के लेवल पे नहीं समझाता। जब आप प्लान करते हैं तब समझते हैं कि जब खराब प्लानिंग होगी, तभी समझना चाहिए आपको कि जब खराब प्लानिंग होगी तो इकोनॉमी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जब आप ये सोच के प्लान करेंगे
तो प्लानिंग अच्छी होगी साहब। जितने का खर्चा सड़क बनाने में आएगा उससे ज्यादा तो सड़कों पे बीमारियों से लोग परेशान होंगे, गाड़ियां आएंगी नहीं जाएंगी, आप सामान इधर से उधर नहीं कर सकते। अब सवाल है कि 10 गाड़ियों का खर्चा अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए आ गए रिपेयर का, तो ये एक बर्डन है ना, इंश्योरेंस कंपनी देगी उसका खर्चा। तो मैं ये कह रहा हूं जब आप प्लानिंग करेंगे उसी वक्त आपको समझना चाहिए कि अच्छी प्लानिंग हमें आगे ज्यादा खर्च से कैसे बचाती है, इस बात को समझने की जरूरत है प्लान के वक्त ही। वो नहीं है हमारी प्लानिंग में। हम प्लानिंग नहीं करते हैं, चीजें खड़ी हो जाती हैं, उसके बाद हम सोचते फिरते हैं, ये भी एक समस्या है। आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए पवन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।